हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का अध्ययन करेंगे, है ना। ये टॉपिक बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो काफ़ी सवाल में पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा है। तो चलो ठीक है, अब मीटर ब्रिज के विभिन्न पहलुओं को, अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अब समझते हैं। देखो, ये सामने जो सर्किट दिया हुआ है ना, इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें ये बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ ई है, ठीक है ना। और ये चार सर्किट एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में रखे हुए हैं, देखो, जिसमें चार रजिस्टर लगे हुए पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर एस। और ये बीच में एक गैल्वानोमीटर लगा है, इसका भी अपना रजिस्टर है ना। गैल्वानोमीटर नहीं भी लगा होगा तो इसमें कुछ न कुछ रजिस्टर रहता है, इसमें जोड़ दिया तो इस तरह का जो सर्किट बनता है, इस सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं ठीक है ना। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का हम अध्ययन करेंगे। यही है, जबकि इसके इस ब्रिज की चार भुजाएं होती है और एक डायगोनल होता है, और डायगोनल पर जनरली गैल्वानोमीटर लगा देते हैं, ठीक है ना। और ये ब्रिज, नॉर्मल ब्रिज में तो गैल्वानोमीटर के अंदर से भी करंट बहती है, ठीक है ना। जब ये ब्रिज बैलेंस होता है तब उसमें गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं बहती। उस समय ये बी का जो पोटेंशियल होता है, और क्या नाम नहीं दिया, ये बी का और ये मान लो ए, तो ए और बी का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। और उस समय ये गैल्वानोमीटर से कोई करंट नहीं बहती, ठीक है ना। तब हम कहते हैं कि ये ब्रिज जो है बैलेंस है, ठीक है ना। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को यही चीज़ हम अध्ययन करेंगे कि ब्रिज बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, और एक्चुअल ब्रिज को यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जनरल कैलकुलेशन जो है, जनरल तरीका है, एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्किट नेटवर्क में सर्किट एनालिसिस पार्ट 1 में हम लोगों ने इस सर्किट को हल किया है। लेकिन यहाँ पर हम ये बैलेंस ब्रिज वाली कंडीशन को ही विशेष रूप से पढ़ेंगे। ये देखो, ये एक सवाल, ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे आया हुआ है ना। ये तुम्हारे ही 2021 में ये सवाल पूछा गया है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कई बार सवाल हल करने को भी देते हैं, हालांकि ये सवाल लेंदी है। इस तरह के ब्रिज को, इसमें 3-3 सर्किट होते हैं, है ना 3-3 लूप हैं। देखो इसमें क्या है, एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक तीसरा लूप भी है ना। ये सर्किट थोड़ा सा इस तरह के सर्किट को सॉल्व करना लेंदी होता है, लेकिन चलो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए यदि करंट से करोगे तो आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे, और यदि हम वोल्टेज से इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 2 वेरिएबल से सामना पड़ेगा। अच्छा, यह जो जी का जो रजिस्टर दिया है 15 ओम दिया हुआ है, जी का रजिस्टर इसमें 15 ओम दिया है और बैटरी 10 वोल्ट लगा दिया है, ठीक है ना। तो अब ये देखो, बी का पोटेंशियल मान लो वी बी है, और डी का पोटेंशियल कितना है, मान लो वी डी है। तो ये हमने मान लिया, है ना। और ये हमारे पास सिर्फ ये 2 वेरिएबल होंगे और इन्हीं को सॉल्व करके ये सर्किट सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, ये 10 हो गया और ये 0 कर दिया। हमने ये नेगेटिव वाले को अपने मन से 0 ले लिया, उसके सापेक्ष ये 10 वोल्ट पे आ गया। ये बी वी आ गया, और ये नहीं, ये बी डी है, सॉरी, ये वी डी है, डी के साथ वी डी है। और ये अब इनका कहना है
कि रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इतना, कैलकुलेट द करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर में करंट कितना आएगी वो पता करना है। ओके चलो ठीक है। तो इसका नोडल एनालिसिस हम बी के लिए लेते हैं, ये नोड पॉइंट बी फॉर नोड बी के लिए लिखो करंट लॉ। नोडल एनालिसिस में हमेशा क्या करते हैं, ये बी को हम मान लेंगे सबसे बड़ा पोटेंशियल है, बाकी सब छोटे हैं, भले ही ज़्यादा हो भले ही बड़े हो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। और हम मानेंगे कि सारी करंटें ऐसे जा रही है, यानी वो नोड से बाहर की ओर जा रही है, ठीक है ना। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रही है, तो हमने ऐसे एज्यूम कर लिया है, ठीक है। यदि कोई करंट नेगेटिव आती है तो हम माने अब इसको उलट लेंगे, तो हम अपने उल्टा करके समझेंगे। तो फिर देखो बी क्या हो गया, देखो बी माइनस 10 वोल्ट है इनके इस तार के सिरों पर, और बटा 100 प्लस बी बाई 10, क्यों ये 0 है, बी माइनस 0, ठीक, प्लस बी माइनस डी, ये यहाँ कपलिंग हो रही है ये डी से, तो ये हो गया 15, तो ये बराबर 0। इनको हल करो, इनको सरल करेंगे है ना, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 300, तो फिर आगे करेंगे तो आएगा इसको सीधे लिख देते हैं, सीधे लिख देते हैं, तो ये हो गया देखो ये 53 हो जाएगा बी माइनस 20 डी इक्वल टू 30, ठीक, ये पहला सोल्यूशन हो गया। उसी तरह दूसरे का निकालो, देखो दूसरे फॉर नोड डी के लिए क्या होगा, देखो वी डी, अब ये वी डी को सबसे बड़ा मानेंगे, वी डी माइनस 10 बटा 60, ठीक, प्लस वी डी बाई 5 प्लस वी डी माइनस बी, ये हो गया बटा 15 इक्वल टू 0। तो इसको हम सीधे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -4 वी प्लस 17 बी डी इक्वल टू 10, ये दूसरा इक्वेशन होगा, है ना। अब इसमें क्या करो कि इसमें 3 का गुणा करो, है ना, 3 का गुणा करिएगा तो आपका आ जाएगा 3 का करो तो ये हो गया 4 तिहाई 12 बी प्लस 17 तिहाई 51 वी डी इक्वल टू 32। तो ये देखो ये इसका और इसका कांस्टेंट हमने बराबर कर लिया और घटा दिया, तो घटा दोगे तो आपका आएगा 65 बी माइनस 71 वी डी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ वी बाई 71 बराबर बी डी बाई 65, मान लो हम के, ये के है, और के की वैल्यू 1 में रखोगे, किसी ये बी और बी डी की वैल्यू के पदों में लो, तो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ रही है 4/821, ठीक। तो और वी डी आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो वी डी आ गया 710 बटा वी डी हो गया 710/821, वी आ रहा है 650/821, है ना, 821, ठीक, ये तीसरा हो गया। अब आपका आ गया वी डी बड़ा हो गया ना, नहीं बी है, ये बी है और ये वी डी है, ठीक है ना।
तो वी वी माइनस वी डी ये हो गया 60/821। ठीक है, देखो वी वी माइनस वी डी, ये पोटेंशियल बड़ा है, ये छोटा है, तो करंट किधर बहेगी, ऐसे बी से डी की ओर। ठीक है, तो आई जो होगी, आई गैल्वानोमीटर में कितना होगी, वी बी माइनस वी डी बाई 15 ओम। ठीक है ना, तो ये हो गया 4/821। ठीक है, और इसको निकालेंगे तो 4.87 गुणित 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा किस तरह से ये प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, कैलकुलेशन बहुत रहता है। ऐसे ही एक टिपिकल व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आगे अब हम कंडीशन निकालेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस कब होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना, ये कंडीशन निकालेंगे। तो उस जैसे मान लो बैलेंस होने का मतलब क्या है, बैलेंस होने का मतलब ये है कि ये जो गैल्वानोमीटर है इसके अंदर कोई करंट नहीं रहेगी, बोलो है कि नहीं, इसके अंदर कोई करंट नहीं बहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो I1 करंट ऐसे बह रही है वही करंट यहाँ से सीधे चली जाएगी, और इसका नाम दे दो ए, बी यहाँ है ही, यहाँ सी कर दो और ये डी कर देते। ठीक है ना, ए बी सी डी ये पॉइंट है। तो इसमें क्या होगा, बैलेंस की स्थिति में I1 करंट ये है तो I1 करंट यहाँ भी होगी, इस पर I2 करंट यहाँ गई, ये I2 आ रही है तो I2 करंट इधर से चली गई, और IG क्या हो गई, 0 हो गई। उस स्टेज में जो पोटेंशियल है वी वी और ये इसका पोटेंशियल क्या है वी टी, तो क्या होगा, देखो वी डी इक्वल टू वी बी। ठीक है ना, दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे। तो फिर ये देखो वो करंट I1 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं I1 R। देखो ये क्या हो गया, C के पोटेंशियल 0 मान लो, और तो A का पोटेंशियल क्या मान लोगे V। ये क्या है, ये बैटरी यहाँ पर V बैटरी लगी हुई है, V EMF का ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है ना, तो ये 0 हो गया, C 0 हो गया, तो V A का वोल्टेज V हो गया। ठीक है ना, अब ये देखो ये इस स्थिति में आप ध्यान से देखो कि I1 इंटू Q ये रेजिस्टेंस है, तो देखो इसका वोल्टेज VB माइनस VB कितना हो गया, ये बराबर हो गया VB। ठीक, उसी तरह I2S इक्वल टू ये वाला D का इक्वल टू VD। ठीक है ना, और VB और VD बराबर है। ठीक है ना, तो इनसे ये निकला I1 बाई I2 इक्वल टू ये बराबर I1Q बराबर I2S। ठीक है, तो ये हो गया I1 ये S बाई Q, ये एक नंबर आप ये लिख लो। दूसरे स्थिति में देखो ये पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, तो VAB बराबर VAD ये भी पोटेंशियल बराबर होगा। देखो जब ये होगा यहाँ का पोटेंशियल और ये VD है, तो आप ये कहोगे ना ये कि इसका निकालते हैं, निकाल ही लो, इस पर लिखो नहीं, सीधे सीधे देखो ये VB है ना, तो देखो V माइनस VB इस वाले ब्रांच में AB में देखो बराबर
P इंटू I1, ठीक। उसी तरह V माइनस वी डी, ये V माइनस वी डी जो है V माइनस वी वी हो गया, ये बराबर RI2, ठीक है। तो इनसे निकला, ये इन दोनों से इम्प्लाइड हुआ है ना क्या, कि PI1 बराबर RI2, ठीक है ना। तो इससे ये क्या निकला, I1/I2 इक्वल टू I1, ये I1 है, I1/I2 बराबर R/P, ठीक है। ये दूसरा रिजल्ट होगा। अब इन दोनों को मिला दो, दोनों से क्या निष्कर्ष, I1/I2 की वैल्यू इक्वेट कर दें तो ये आएगा कि R/P इक्वल टू S/Q, ठीक है ना। या आप ये लिख सकते हो कि P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है ना। तो ये ब्रिज बैलेंस करने की कंडीशन है, ये ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन है कि इसमें जो करंट है IG करंट 0 हो जाएगी और VB और VD बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और करंट सीधे सीधे P से होते हुए Q में चली जाएगी और G में बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसे में कहते हैं गैल्वेनोमीटर बैलेंस है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस होने के लिए कंडीशन आपने ये देख लिया, इतना P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है। और ऐसे में ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो देखो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये A है, ये B है, ये C है। तो इन दोनों के बीच में ये P हो गया देखो, और ये Q हो गया, ठीक है। ये इधर एक होता है R और ये हो गया S, दो ऐसे पैरेलल में हो गया। तो इनका क्या हुआ, इनका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट क्या होगा सर्किट, जब ये होगा रिजल्टेंट कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, P+Q इंटू R+S बेटा सबका जोड़, P+Q + R+S, ठीक है ना। ये इसका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हो गया। करंट कितना हो जाएगा, करंट देखो I1 + I2, आप वो निकाल लो जितना भी आता है, ठीक है ना। करंट कितनी बनेगी, तो टोटल करंट जो होगी I1 + I2, ठीक है ना। तो अब इसमें I1 कितना होगा, देखो V/P+Q एक जाएगा और दूसरा V/R+S, ये आपका करंट बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए बैलेंस ब्रिज की स्थिति में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। जब देखो कि ब्रिज बैलेंस है तो फिर ये बीच वाला जो कनेक्टिंग है गैल्वेनोमीटर वाला जो रजिस्टर है वो इसको हटा सकते हैं, है ना। यही इस बैलेंस ब्रिज की खासियत है। आगे देखो बैलेंस ब्रिज पर सवाल लगाते हैं। ये एक सवाल है, ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन द सर्किट सो दैट देयर इज नो करंट इन 50 ओम रजिस्टर। 50 ओम का रजिस्टर कौन सा है, ये देखो, ये G वाला है, इसमें करंट नहीं आनी है, इसमें IG जो है 0 होनी है, ठीक है। जब 0 होगी तो यहाँ पर पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों बराबर होंगे, ये V है तो ये भी V होगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ब्रिज बैलेंस होगा, है ना। उसके लिए कंडीशन क्या है ब्रिज बैलेंस के, तो ब्रिज बैलेंस की स्थिति में ये जो कंडीशन है ना आपका P/Q इक्वल टू R/S, ये कंडीशन नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, दोनों भी है। जब ये कंडीशन रहेगी फॉलो होगी तो ब्रिज बैलेंस होगा, और ब्रिज बैलेंस होगा तो ये कंडीशन फॉलो होगी। तो इसको हम बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी किताब में भी नहीं है,
ठीक है ना। बस P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस से तुम्हारा बैलेंस होने की कंडीशन है। लेकिन हम यहाँ एडिशन ये कर रहे हैं कि ये कंडीशन नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। नेसेसरी माने जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा, और सफिशिएंट मीन्स जब P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा तो ब्रिज बैलेंस होगा और ये डायगोनल में कोई भी करंट नहीं बहेगी। ठीक है ना। ये अब ये स्थिति देखो, ये क्या है, इसमें ब्रिज को बैलेंस होना है। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब क्या होगा, देखो 10 बाई 20 इक्वल टू R बाई 40 होना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो ये देखो ये कट गया, R बराबर क्या हो गया 40/2, दैट इज इक्वल टू 20 ओम। इसका उत्तर यही होगा, R बराबर कितना होना चाहिए 20 ओम का। बस इसका उत्तर सिर्फ इतना ही है। ब्रिज बैलेंस की कंडीशन जान ली तो फिर आप 20 ओम सीधे सीधे लिख दो। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने देखा है ये 3 ब्रांच, ये 4 ब्रांच है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड रजिस्टर हम P और Q रख लेते हैं। ठीक है ना, 2 यहाँ रख लेते हैं। S R जो होता है इसमें R ही नहीं, मैंने R और S 2 ब्रांच में 4 है ना, तो 2 को आपने फिक्स कर लिया P और Q। ठीक है, ये R और S है तो S को कोई नॉन रजिस्टर रख लो। ठीक है ना, डाल लिया तो मैंने P Q R हमारे पास नॉन है, और ये जो अननोन रजिस्टर है इसको हमने जिसको नापना है वो ब्रिज के चौथे ब्रांच में लगा दो। ठीक है ना। अब क्या करोगे कि इस अननोन रजिस्टर को, नहीं ये गड़बड़ हो गई, ये अननोन रजिस्टर, ये एस क्या है अननोन है, क्या है अननोन रजिस्टर है। ठीक है ना, तो यहाँ लगा दिया, और एक ये रियास्टेट ले लिया। रियास्टेट जो होता है वेरिएबल रजिस्टर, तो इसको वेरी करते जाते हैं, वेरी करते जाओ, है ना, बदलते जाओ। आर को जब बैलेंस होगा R बाई एस और P बाई क्यू बराबर हो जाएगा, तो उसमें गैल्वानोमीटर में करंट नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो इस R को वेरी करते जाओ, बदलते जाओ, एक पॉइंट आएगा जबकि ये G में करंट बहना बंद हो जाएगी। तो इस R को पता कर लिया, R तुमको आपने एक्सपेरिमेंटली पता किया, P और Q पता है, S आप इससे इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हम एक अननोन रजिस्टर को ज्ञात करने में करते हैं। लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज का इस तरह से जो लेमैन की तरह से जब उपयोग करोगे तो ये बड़ा अजीब तरह का है ना। इसका हैंडलिंग करना थोड़ा एक मुश्किल काम है। तो इसको सरल रूप का, इसको और ज़्यादा लिबरल, ज़्यादा सरल, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए एक दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक रिफाइंड वे में हम मीटर ब्रिज का उपयोग करते हैं। ये क्या है मीटर ब्रिज। ठीक है ना। मीटर ब्रिज जो होता है वो क्या करेगा, देखो इसमें क्या है, ये देखो ये पीतल की पट्टियाँ है, ये और ये भी क्या है पट्टियाँ है ना। तो ये पीतल की पट्टियाँ इसलिए रखी जाती हैं कि इनका कोई रेजिस्टेंस ना हो या बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो। और ये R और S ये नॉन रजिस्टर आपने यहाँ लगा रखा है, और ये A और B ये देख रहे हो ना, A है और ये C है। ठीक है ना। A C के बीच में एक यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी का एक तार हमने रख लिया, ये रेजिस्टेंस वायर है, और इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। कितनी होती है ये रजिस्टर वायर की, ये जो वायर है ना AC, तो AC इज एग्जैक्टली 1 मीटर, AC इज 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ। ठीक है। तो AC 1 मीटर का हो गया। तो अच्छा, इसमें और क्या खासियत है, AC इज
AC हैज यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी। इसका क्या मतलब? रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी क्या है? ये एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है R इज सम कांस्टेंट K इंटू L, है ना। यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी मत कहो, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की होती है ना। तो इसमें क्या है, ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है यूनिफॉर्म थिकनेस। बस एक ही काम होगा, थिकनेस यूनिफॉर्म हो गया ना तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो लंबाई के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है, AC इज 1 मीटर लेंथ और AC हैज यूनिफॉर्म थिकनेस। तो यूनिफॉर्म थिकनेस हो जाएगा तो सब जगह इसकी थिकनेस बराबर होगी। और R बराबर क्या होता है? रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। एरिया एक समान यूनिफॉर्म कर दिया तो रो बाई ए भी कांस्टेंट हो गया, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है ना। अब इस पर क्या होता है, एक गैल्वानोमीटर देखो ये B पर लगा है। कहाँ लगा है? गैल्वानोमीटर एक, उसका एक एंड B पर लगा है। गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो जिसमें करंट जाती है तो वो उसकी नीडल जो होती है, सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है तो पता लगता है कि करंट बह रही है ना। गैल्वानोमीटर करंट नापता है कि उसके अंदर से करंट जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है ना। बस हम इसी काम के लिए यहाँ गैल्वानोमीटर उपयोग करेंगे। आगे गैल्वानोमीटर, अमीटर, इसका अलग से हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अभी ये गैल्वानोमीटर इन्होंने लगा दिया, और गैल्वानोमीटर का दूसरा एंड जो होता है वो इस तार के ऊपर सरक सकता है ना। इधर पर आप इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है भाई। अब आपका क्या काम करना है कि ये जो है R तो आपका एक स्टैंडर्ड रजिस्टर है। क्या है? R आपका एक स्टैंडर्ड रजिस्टर है, आपने डाल दिया। S अननोन को ले लो, ये S क्या है? अननोन ले लो, अज्ञात रजिस्टर, है ना। अज्ञात रजिस्टर को हम S से दर्शा दिए, ठीक है। अब देखो, आप गैल्वानोमीटर की को, ये जो सरकने वाला कांटेक्ट पॉइंट है, इसको आप इस जगह से घुमाओ, ऐसे ले जाओ जिस पॉइंट पर वो क्या है कि गैल्वानोमीटर बैलेंस हो जाए, गैल्वानोमीटर में कोई करंट ना जाए, है ना। तो नल पॉइंट पता करो, ऐसा पॉइंट जिसमें कोई डिफ्लेक्शन हो। तो आप इसमें AB, तो आप ये देख रहे हैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। देखो करंट ऐसे गई, एक करंट ऐसे गई, एक करंट ऐसे गई, और एक R से गई, गैल्वानोमीटर से जाती है, फिर ये S से गई, और फिर ये दूसरे वाले ब्रांच से गई, है ना। तो इस तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो अब देखो इसके दो ब्रांच हो गए, इधर हो गया L1, इसका हो गया L2, ठीक है ना। तो अब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये एक में R है, दूसरे में क्या है? S है, ठीक है ना। इस ब्रांच में क्या है? KL1 है, ठीक है, और दूसरे में क्या है? KL2 है, ठीक है ना। और यहाँ गैल्वानोमीटर लगा है जी, ठीक है ना। ये जब बैलेंस होगा, जब ब्रिज, ये बैटरी है, बैटरी इस तरह से ये सर्किट जुड़ा हुआ है, तो इसी को मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज की अच्छाई क्या है कि ये जो गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है, ये जिससे कनेक्ट रहता है, ये एक ऐसा सिस्टम लगा रहता है जो इस तार के ऊपर मूव करा देने पर ना, तो इसका कांटेक्ट पॉइंट गैल्वानोमीटर का आगे पीछे हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे D मूव करेगा तो वैसे वैसे कांटेक्ट पॉइंट भी बदलेगा। तो ये इसको गैल्वानोमीटर को मूव करके इस कांटेक्ट पॉइंट D को शिफ्ट करके आप बैलेंस पॉइंट पता करते हो। मान लो L1 L2 है, अब ये बैलेंस हो गया, गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं बह रही है, तो आप ये कह सकते हो S/R = KL2/KL1, ठीक। K से K कट गया, L2/L1, S = R टाइम L2/L1, ठीक है ना। अब R पहले से आपको पता है, एक स्टैंडर्ड रजिस्टर आपको पहले से नपा हुआ मिलेगा, आप वो ले लो। ये L2 और L1 आप नाप रहे हो, ठीक है ना। तो फिर आपके पास हो गया ये S को आपने सीधे सीधे नाप लिया, है ना।
तो ये आपका रहा मीटर ब्रिज, ठीक है ना। तो मीटर ब्रिज का काम क्या है? मीटर ब्रिज का एक ही काम है कि अननोन रेजिस्टेंस को बहुत आसानी से नापना, यही मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं कि इसका जो ये तार होता है, यूनिफॉर्म तार जो होता है ना, वो एक ही मीटर, वो जो है 1 मीटर लंबा रखता है, ठीक है। तो ये मीटर ब्रिज हो गया, समझ गए। मीटर ब्रिज क्या है? वो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक मॉडिफिकेशन है जो यूजर फ्रेंडली है और अज्ञात तार का, अज्ञात रेजिस्टेंस निकालने में सक्षम है ना। इसे आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला ये जो सिस्टम है उसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या है ये? पोटेंशियोमीटर। देखो भाई, मीटर ब्रिज में क्या था? 1 ही मीटर तार रखे थे। आपने जो तार रखा था कितना? 1 मीटर रखे थे, ठीक है ना। अब पोटेंशियोमीटर का एग्जैक्ट काम तो पोटेंशियोमीटर जो है ना, ये अज्ञात तार का रेजिस्टेंस निकालने के लिए नहीं है। ये एक अज्ञात एक बैटरी है जिनका कि उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के काम में आता है ना। तो वो भी बेसिकली ये भी वैसे ही है। इसमें क्या पोटेंशियोमीटर है, आगे क्या ये दिखाते हैं। टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, इस पोटेंशियोमीटर से हम ये काम निकालेंगे, है ना। टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द 2 सेल, और एक तीसरा है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। बस इसी काम में आता है। तो पोटेंशियोमीटर को ये जो बना दिया है ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। ये देखो पोटेंशियोमीटर में क्या है, ये आप ये समझ लो कि ये एक बैटरी है ना। ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव एंड है और इसका नेगेटिव एंड है। ये देखो, है ना। इस तार में ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट, एक बहुत लंबा सा हमने ये पॉइंट ए से बी तक यूनिफॉर्म थिकनेस का एक लंबा सा तार हमने रख लिया। ए बी बहुत बड़ा, जितना बड़ा रखोगे उतना ही अच्छा। क्यों? कि इसकी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी होगी, मैंने उतना छोटा से छोटा वोल्टेज आप नाप पाओगे, ठीक है ना। तो अब आप एक सेल ले लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है 0 वोल्ट पे है, तो ये V वोल्ट पे है, ये पोटेंशियल इसका V है। V क्या बोलोगे? V को चलो ठीक है, V नहीं, हम लोग E कहते हैं इसको E, एक सप्लाई का E है ना, ES को, सप्लाई वोल्टेज का। तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया? ES हो गया। और ये एक रेजिस्टिव वायर है ना, ये इसका रेजिस्टेंस है। बाकी ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये सिंपल तार है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन ए बी में रेजिस्टर है और वो रेजिस्टेंस क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये जोड़ दो, जिस बैटरी को जोड़ना है तो ये निगेटिव यहाँ रख लो और उसका पॉजिटिव यहाँ रख लो, ठीक है ना। और इस बैटरी के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। क्या है? एक गैल्वेनोमीटर जोड़ लिया और ये गैल्वेनोमीटर को ये ले जाओ और इसका एक ऐसा सिस्टम होता है जो इस तार के ऊपर रख दो और इस पर कांटेक्ट में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ये पॉइंट, इसका नाम कुछ लिखते हैं अभी, ए बी, इसको कहो सी, इसको कहो डी, ये डी पॉइंट है, ठीक है ना। ये डी पॉइंट जो है ना इस गैल्वेनोमीटर का, ये इस तार के ऊपर आगे पीछे जा सकता है, ठीक है ना, आगे पीछे जा सकता है। अब ये देखो भाई, यहाँ पर ये वोल्टेज है तो ये 0 आप कहोगे, यहाँ पर ये 0 कहोगे, कह सकते हैं, और इसका वोल्टेज हो गया ES, ठीक है ना। लेकिन ये ES जो है इस तार की लंबाई के अनुसार, देखो इस पर मान लो यहाँ से आप L दूरी पर गए तो इस पर वोल्टेज क्या हो जाएगा?
देखो, मान लो इसमें कोई करंट नहीं बह रही है, अभी इसको छोड़ दो, तो तार में वो V क्या होगा, V इक्वल टू, यहाँ पर मान लो वोल्टेज V है, तो V इक्वल टू KL है कि नहीं, KL, ठीक है। अब ये देखो, इस बैटरी को ये ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल क्या होगा, ये बैटरी मान लो E, ये बैटरी है जिसका कि आप नाप रहे हो पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये E हो जाएगा, ठीक है ना। और इस D का पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया, ठीक है ना। तो देखो, इफ V इज ग्रेटर देन E, ठीक है ना, तो अब इसका कोई नाम दो ना, ABCDE, इसको E कहो, ये इसका पोटेंशियल E है ना। तो इफ V इज ग्रेटर देन E, देन करंट किधर बहेगी, देन करंट विल फ्लो, किधर से किधर जाएगी भाई, फ्लो फ्रॉम D टू E, ठीक है ना। देखो, ये D पोटेंशियल बड़ा है और E छोटा है, तो फिर ऐसे करंट बहेगी इस तरह, ठीक। लेकिन जब ये क्या हो जाएगा, जब V छोटा हो जाएगा E से, तो ये करंट उलट जाएगी, किधर, E टू D की ओर चली जाएगी, चलने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर कोई करंट नहीं बहेगी, इस गैल्वानोमीटर में कोई भी करंट नहीं बहेगी। जब गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट जो है ना, जब गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट बहेगी, तब E और V बराबर नहीं होंगे। लेकिन जब E और V एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, देखो, V इक्वल टू E, और V कितना होगा, KL, ठीक है कि नहीं, KL, ठीक है ना। लेकिन एक बात और भी देखते हो कि यदि इस पूरे तार की लंबाई L है, कैपिटल L है, तो ES बराबर कितना है, ES बराबर K टाइम L है कि नहीं, ये 1। दूसरा, जब बैलेंस स्टेज बनेगी, जब इस गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं बह रही होती है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलोगे, इस सिचुएशन को कहेंगे बैलेंस स्थिति। तो V इक्वल टू KL हो गया और E इक्वल टू V हो गया, ठीक है ना। तो अब ये देखो, इनको 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो इससे क्या निकला, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो आगे स्लाइड लेते हैं, इसको अगले स्लाइड पर लेते हैं। तो अब आप ये देख रहे हो कि ES, जो बैटरी का ES है, वो K टाइम कैपिटल L, पूरे तार की लंबाई है ना, और E बराबर हो गया K इंटू स्मॉल l। ये L जो है स्मॉल है, एम्पेरिकली डिटरमिन्ड है, एम्पेरिकली डिटरमिन्ड है ना, डिटरमिन्ड बैलेंस पॉइंट, ठीक है ना, ये L पे है। तो अब इन दोनों से मिला करके कह सकते हो कि E बटा ES इक्वल टू कितना हो गया, L बाई L, ठीक है। तो इससे आप E निकाल लोगे, E इक्वल टू ES इंटू L बाई L, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ES इक्वल टू L बाई L निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप पोटेंशियोमीटर क्यों लगा रहे हो, आप EMF नापने के लिए पोटेंशियोमीटर क्यों नापना, क्यों बता रहे हो, क्यों लगा रहे हो, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि जब किसी सर्किट का मुद्दा आएगा, तो ये देखो, ये क्या है, ये बैटरी है, बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टर होता है, ये सेल है,
सेल का ई है ना, इंटरनल रेजिस्टर होता है। और यदि किसी बाहरी सर्किट में आपने आर लगा दिया, ठीक है ना, तो इस आर के अक्रॉस जो आपका आएगा ये वोल्टेज हो जाएगा वी, है ना। तो ये जो वोल्टेज आएगी वो जो है वी जो होगा ई माइनस आई आर, है ना, इतना हो जाता है। तो जब आर के अक्रॉस वोल्टेज नाप करके आप ईएमएफ नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टर का भी अपना इफेक्ट है। उसकी वजह से ईएमएफ जो मैंने आपने यदि ये कहा कि चलो हम एक रेजिस्टर वायर ले लेते हैं और उसके साथ आप उसके सिरों पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस नाप लो, ई मिल जाएगा। लेकिन ऐसी बात होती नहीं है, क्योंकि इस जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा आर के सिरों पर भी ई माइनस आई आर आएगा, ठीक है ना। आप सेल वाले मामले में आप इसको पढ़ चुके हो, सेल वाले वीडियो में। तो ये इतना होता है। लेकिन जब ईएमएफ नापना है तो इस सर्किट से कोई करंट नहीं बहनी चाहिए, ठीक है ना। ये काम पोटेंशियोमीटर यही काम करता है। जब देखो, जब ये बैलेंस पॉइंट मिलता है ना, तो ये सेल वाले सर्किट में कोई भी करंट नहीं बहती। पूरी करंट जो होती है वो इधर ये बस सीधे इस रेजिस्टिव वायर में जो लंबा वाला तार है उसी में बहती है। अब इस तार को इस ए बी की लंबाई की बात अब आती है। यदि ए बी छोटा होगा, ठीक है ना, तो फिर ये इसमें ये डी पॉइंट पता करने में आपको एरर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन यदि ये बहुत बड़ा कर दो, कई मीटर, 20 मीटर 25 मीटर, उससे भी ज़्यादा, ठीक है ना, यदि आप इन्हीं ये कर लो तो डी पॉइंट जो होगा बहुत सेंसिटिव हो जाएगा और थोड़ा सा भी वोल्टेज का वेरिएशन होगा तो इसमें करंट ये गैल्वानोमीटर में करंट बहने लगेगी। और ये करंट ज़्यादा पोटेंशियोमीटर का ये तार को ज़्यादा लंबा कर दें तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, है ना। बस ये जो सिंपल अरेंजमेंट है यही एक्चुअली पोटेंशियोमीटर है। एक्चुअल में पोटेंशियल मीटर जो होता है ये कुछ इस तरह होता है। देखो, ये पावर सप्लाई है, ये क्या है, ये कि पावर सप्लाई है जो पावर दे रही है। और ये पावर सप्लाई से जो वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं ये 1-1 मीटर के, देखो इतने सारे तार हैं। इन तारों को गिन करके इनकी लंबाई नाप सकते हो, गिन करके। और रह गई बात तो ये बीच वाले में जहाँ पर कि जहाँ पर ये जो डी पॉइंट ये आप पता कर रहे हो, इस पॉइंट में बस सिर्फ एक जगह नापना होगा, है ना। इसको नाप करके आप सही कर लोगे। बाकी ये ऑलरेडी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर नपे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखो, करंट ऐसे गई, ये गई, फिर ऐसे गई, है ना, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, ऐसे गई, फिर इधर गई, है ना। तो जैसा कि पोटेंशियल मीटर में ये सिंपल मॉडल में हमने देखा था, ए से बी तक करंट जा रही है, पोटेंशियल ड्रॉप ई का इतना हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये पोटेंशियोमीटर में इसकी तार की लंबाई बढ़ाने के लिए अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तार इसमें लगा दिए जाते हैं। तो ये है ये पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। अब इस पोटेंशियोमीटर का उपयोग क्या करोगे, है ना। तो इतना भारी भरकम हम पोटेंशियोमीटर अब बनाएंगे नहीं, अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम लोग सिंपल ये तार लेंगे, इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये एल लंबाई होगी, जो कुछ भी होगा एल छोटा बड़ा कुछ भी होगा। और ये बैटरी लोगे, बैटरी लिया और ये इसको ले करके गैल्वानोमीटर लगाया और इसका नल पॉइंट पता करो कहीं भी, डी पॉइंट, है ना, ये ई आ गया, ठीक है ना। तो ये एल मिल जाएगा, ये एल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये उसका वोल्टेज रहा। अब एक्चुअल व्यवहार में अब इसका उपयोग क्या करोगे। पहला काम है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। पहला फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल।
तो इसके लिए क्या करते हो कि एक आप स्टैंडर्ड सेल लेते हो। क्या करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड सेल लेते हैं ये, तो ई एस ये स्टैंडर्ड सेल है। ई एस क्या है, एक स्टैंडर्ड सेल है, और इसको पोटेंशियोमीटर के इस तार के सिरों पर आपने ऐसे फिक्स कर दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इस तार में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। देखो ये पूरी लंबाई एल है, ठीक है। और ये आपने बैटरी लगा दिया अपनी, ये ऐसे इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। फिर ये जा कर के कहीं नल पॉइंट पता करो इस पर गैल्वेनोमीटर पे, ठीक है ना। ये डी पॉइंट मिला, इसकी दूरी कितनी है, एल, और इस पूरे तार की लंबाई एल है, ठीक है ना। तो अब आप क्या निकालोगे, ई बराबर एल बाई कैपिटल एल इंटू ई एस, ठीक है ना। क्योंकि ये ई एस जो है एक स्टैंडर्ड सेल है और इसमें कोई करंट नहीं बह रही है, तो ये जो वोल्टेज आएगा है ना, वो क्या होगा, उसका ईएमएफ होगा। क्या होगा, इसका ईएमएफ है। तो पहला काम है ईएमएफ निकालना, ठीक है ना, एक सेल का। लेकिन इस सेल में ये दिक्कत क्या है कि आप इसका क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड सेल लेने पड़ते हैं। अब मान लो इसका एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। देखो ये क्या है, मान लो ये पावर सप्लाई से आपने ये जोड़ रखा है, ये क्या है, ये पावर सप्लाई है ना। तो इस पावर सप्लाई के स्टैंडर्ड होने के बारे में आपको इतना चिंता नहीं है। अब आप ये क्या करो कि एक स्टैंडर्ड सेल ले लो यहाँ, ये ऐसे है ना, पावर सप्लाई का ये निगेटिव है, ये प्लस है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सेल ले लिया, ठीक है ना। एक ईएस ले लो पहले, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगाओ। फिर इसका नल पॉइंट पता कर लो, तो ये कितना हो गया, L1 मान लो आ गया, ठीक है ना। तो ई एस बराबर, और इसका पोटेंशियल मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये V है ना। तो ई एस बराबर क्या होगा, V टाइम के स्मॉल L1 बाई एल, ठीक है, एक हो गया। दूसरी में अब एक आप यहीं से इसको हटा दो, अब आप ये दूसरा ले लो, और ये गैल्वेनोमीटर को जैसे ई है अननोन वाला, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ लो, ठीक है ना। और इसका नल पॉइंट पता करो। मान लो इस स्थिति में ये L2 मिला, ठीक है ना। तो ई कितना हो जाएगा, ये V टाइम, V तो वही रहा, KL2 बाई एल, ये दूसरा हो गया। अब देखो E बाई ई एस कितना हो गया, E बाई ई एस बराबर, देखो ये बाकी सिर्फ कट गया, L1 बाई L2 बाई L1, बस। इससे आपको ई एस स्टैंडर्ड सेल पता है, उसका L1 पता है, L2 पता है, L2 आपने नापा है ना, L1 नाप लिया है। अब इससे आप निकालो पोटेंशियोमीटर से। अब ई का, ई जो अननोन ईएमएफ है, इसको आप पता कर सकते हो। इस मेथड से करने का एक फ़ायदा क्या है कि ये पावर सप्लाई का जो सोर्स है ना, आप एक स्टैंडर्ड बैटरी से नहीं ले रहे हो, बल्कि ये जो सोर्स है आप कोई सा भी सोर्स ले सकते हो, ठीक है। और इसमें L1 और L2 बस नापना है, तो आपने कनेक्ट करके नाप लिया, तो इसे ईएमएफ भी पता कर सकते हो। दूसरा बात इसका उपयोग करना है, दूसरा कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है। जैसे मान लो एक E1 है और दूसरा E2 है, ठीक है ना। तो इसे पोटेंशियोमीटर में आप लगा लो, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का ये तार है ना, इधर तुम्हारी पावर सप्लाई है, ये एसी नहीं है, ये डीसी पावर सप्लाई है, हमने वो ये डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है ना। तो यहाँ ए से बी है ना। फिर आप यहाँ पर ये बारी बारी से सेल लगा लो ये, और एक E1 लगा लो, यहाँ E2 लगा लो, ठीक है ना।
इसे गैल्वानोमीटर लगाओ, गैल्वानोमीटर का ये नल पॉइंट आप पता करो, है ना। तो ये L1 आएगा, एक में E2 L2 आएगा, दोनों में गैल्वानोमीटर लगा लगा करके L1 और L2 निकाल लो। L1 हो गया, दूसरे का L2 हो गया, ये L2 हो गया, ठीक है ना। तो अब आप निकाल सकते हो E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2, ठीक है ना। गैल्वानोमीटर पोटेंशियोमीटर की सहायता से आप इस आर से दोनों के ईएमएफ का आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब एक तीसरा पार्ट होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नापना है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। ये देखिए, हमारा काम है क्या कि किसी बैटरी का या किसी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक काम है, देखो ये क्या है, ये अरेंजमेंट है, पहला अरेंजमेंट। ये बैटरी का हम ईएमएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, और ईएमएफ तो निकलेगा ही, उसको उसके बिना चलेगा नहीं। तो ये देखो, तो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इस अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 2 अरेंजमेंट हमने बनाए हैं। ये क्या है, ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, यहाँ से चालू होता है, ये पॉइंट ए है, ये जो है बी है। पोटेंशियोमीटर का इतना ही तार रेजिस्टिव वायर है ना, ए बी, ठीक है ना। इसका तार ये भी एक वही पोटेंशियोमीटर ऐसे भी है, यहाँ से ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है कि इसका ईएमएफ निकालो। पहला पार्ट में क्या है, नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि वी गेट डिटरमिन ईएमएफ यानी ई ऑफ द सेल का ईएमएफ निकालो। तो वो कैसे निकालोगे, मान लो ई है और इसका नल पॉइंट मान लो L1 आपने निकाल लिया यहाँ तक। जैसा कि सेल का ईएमएफ निकालते हो, तो आपने अब ईएमएफ एग्जैक्टली नहीं लागोगे, बस वो दूरी नाप लो। ये ए डी की दूरी हमने पता कर लिया, नल पॉइंट कहाँ है, केवल बैटरी लगा दिया ऐसे, है ना, ये लगाया और सीधे नल पॉइंट नाप लिया। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, KL1 होगा कि नहीं। E इक्वल टू KL1 क्या होगा, ये इसमें इसका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो ये इस के में ही एब्जॉर्ब कर लो ये ई को, है ना। तो आप इसको, ये आप कुछ का E1 ले लो, ये हमने ये जो अननोन हमारा E1 है, ठीक है ना, और E है, तो E1 बाई ई इक्वल टू के बाई एल। ये देखो ये क्या है, L है ना, टोटल L लेंथ इसकी L है, तो के बाई एल इस तरह से हो गया। तो आप ये क्या लिखोगे, E1 इक्वल टू के L1 बाई के L, ठीक है ना। और ये हो गया E, तो ये क्या हो गया, E टाइम L1 बाई L। तो ये 1 नंबर ले लो अभी आपको, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें क्या करो कि ये जो E1 वाला सर्किट है ना, इसमें R रजिस्टर को आप इसमें लगा दो। एक नोन रजिस्टर है R, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होगा, ठीक है। इसमें कोई करंट नहीं लगी तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब है नहीं। ये नंबर 1 वाले पोजीशन में आपने कोई करंट नहीं लिया,
तो इसमें नल पॉइंट ही क्यों निकाला, तो इसमें आर और इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, जो ईएमएफ था वो सीधे सीधे रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है कि इसमें अब आर रजिस्टर लगा करके आपने इस सर्किट को पूरा कर दिया, तो इसमें करंट बहना शुरू हो जाएगी और इस दोनों के बैटरी के सेल के सिरों पर अब ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी पोटेंशियल आ जाएगा। आएगा कि नहीं, देखो वी आएगा कि नहीं, वी आएगा। और मान लो इसमें आई करंट बह रही है, तो पहली बात आप क्या देखोगे कि वी बराबर आई आर। ठीक है ना, ये देखो इसमें करंट जो बह रही है इस सर्किट में, जो अब ये करंट बहने लगी तो इन दोनों के तार के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो कितना हो गया, वी। और वी कितना हो गया, वी इक्वल टू आई आर। और ये कितना हो गया, ये ई माइनस ई वन माइनस आई आर वन, ये इतना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ओके। और अब जब इसका नल पॉइंट पता करो, इसका ये जो V का नल पॉइंट पता है, ये तो करंट सेट हो गई है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V फिक्स हो गया, तो ये V बराबर हो जाएगा E टाइम, है ना, E टाइम। और मान लो L2 दूरी पर नल पॉइंट मिला, तो L2/L ये मिलेगा, ये दूसरा। और ये भी कितना होगा, IR। ठीक है ना, ये अच्छा। अब ये इस सर्किट में पूरी करंट कितनी बह रही है, I बराबर क्या होती है, I बराबर E बेटा कितना, E बेटा स्मॉल r प्लस r, ये करंट हो गई, ये तीसरी बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि E बराबर है ना E1, सॉरी E1 है ना, ये E1 है, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले में नहीं। E1 इक्वल टू आई आर प्लस आर, बोलो ये हो गई ना, ये 3 नंबर का ये हो गया। अच्छा, V इक्वल टू कितना आएगा, V इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर, ये दूसरा। इसमें देखो ये जो करंट आई है और आर, तो आर के सिरों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो V इक्वल टू इतना। ठीक है ना, तो अब इनको डिवाइड करो, तो आप ये बता सकते हो कि E/V इक्वल टू है ना R/R प्लस 1। ठीक है, इसे मिला। इसमें ये सिंपल गणित है, ये सर्किट एनालिसिस में आप ये चीज़ आप बताओगे तो ये हो गया। और इसका अर्थ हो कि R इक्वल टू 1 माइनस E/V, नहीं E/V माइनस 1। ठीक है ना, यही है ना, ये है हाँ, E/V माइनस 1। ठीक है ना, और E/V को देखो, E को आपने एक नंबर से निकाल लिया, V को ऐसे निकाला, तो E/V निकालोगे तो कितना होगा, E/V इक्वल टू L1/L2। ठीक है, तो यहाँ पर रख लो, तो ये हो गया L1/L2 माइनस 1, है ना, ये बेटा R भी है यहाँ। ठीक है ना, तो अब आपका रिजल्ट हो गया स्मॉल r इक्वल टू 1 माइनस L1/L2 इंटू R। ठीक है ना, ये फार्मूला आप याद करके रखना। तो L1 L2 जो है आप एक्सपेरिमेंट से आप डिटरमिन करोगे, L1 और L2, है ना। पहले में करंट नहीं लेंगे, दूसरे में करंट लेंगे। ठीक है, जब वो सर्किट में करंट बह रही है तो वोल्टेज डाउन हो गया, और वो डाउन वोल्टेज का V के लिए आप ये निकाल लिया, और यहाँ पर क्या होगा, EMF के लिए निकाल लिया, E/V निकाल दिया, तो L1/L2 हो गया। तो R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया कि L1 माइनस, नहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, L1 माइनस L2 माइनस 1, है ना, L1/L2 माइनस 1। ये फार्मूला जो है ये बनेगा, फाइनल रिजल्ट जो है आपका ये आता है।
ठीक है ना। तो ईएमएफ निकालते हैं। तो अब इतना जो पोटेंशियोमीटर के में ये 3 एप्लीकेशन है ना। और इस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग सीधे सवाल पर चलते हैं। देखो पहला सवाल ये पूछता है, ये पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, इसको पढ़ो पहले। ये जो सवाल है इस सवाल को पढ़ो। तो इसमें कह रहे हैं कि इतना ईएमएफ का एक बोल्ट, इतना बोल्ट का एक सेल हम लगाते हैं पोटेंशियोमीटर में, ठीक है ना। और वो 35 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट पता देता है। लेकिन एक दूसरा अननोन सेल लगाते हो तो बैलेंस पॉइंट 63 पे आता है, ठीक है ना। तो अननोन का मान लो ई है। तो देखो भाई, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू सम पॉइंट एल, ठीक है ना, ई L1, और आपका 1.25 है ये में के L2। तो अब क्या हो गया, ई बराबर ई बटा 1.25 है ना। आप इसको भाग कर दो, L1/L2 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ई बराबर 1.25, L1 35 सेंटीमीटर दिया है, नहीं ये L1 दिया है, हाँ L1 माने ये अननोन वाले का L1 है, ये 63 दिया और ये 35 दिया, ठीक है ना। तो इसका जितना आ जाए है ना, इसका कैलकुलेशन करो और इसका उत्तर हम कैलकुलेट करते हैं पहले। ये आया 2.25 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वो कंपेयर कर पाएगा। ये पोटेंशियोमीटर में वही तो किया है, ये पोटेंशियोमीटर था, ठीक है ना। और इसका यहाँ से नल पॉइंट पहले का लो, ये L1 पे आएगा, दूसरे का आएगा L2 पे आएगा। तो L1/L2, E1/E2 बराबर L1/L2, वही सवाल है, ठीक। अगला सवाल देखो, ये पढ़ो। एक पोटेंशियोमीटर है, ए सेल आप 1.25 इसी वही तो है यार, वही है, कोई दूसरा नहीं है। अब अगला सवाल देखो, ये क्या पूछ रहा है, 2 primary cell EMF E1 and E2 are connected to a potentiometer wire AB। देखो ये E1 है, E2 है, उसे कनेक्ट कर दिया। The balancing the length of the two combination of the cell are 250 सेंटीमीटर and 400 सेंटीमीटर। The find the ratio of E1/E2। देखो E1/E2 बराबर, ये देखो 250 एक का आया और एक का 400 आया, कटा दो, 5 से कटाएं, 5 5 8, तो ये वो 5/8, ये रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो E1/E2, ओहो वो रुक जाओ, ये हमने गलती किया इस सवाल में। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में ये अरेंजमेंट दिया हुआ है और इन अरेंजमेंट का अलग अलग, जैसा कि ये सर्किट में दिखाया है, ये अरेंजमेंट दिया है और उसका नल पॉइंट इसने पता किया है अलग अलग, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि E1 E2 का रेशियो क्या है। देखो भाई, पहले क्या है, ये इसमें देखो पहला वाला 1 कर दो, ये दूसरे वाला है, इसमें क्या है, इनकी पोलैरिटी अलग अलग है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है ना। तो आप ये कहोगे कि E1 - E2 बराबर, ये आया 250 पे आया नल पॉइंट, K × 250, पहला शर्त हो गई। दूसरा, इसमें देखो इनकी पोलैरिटी समान हो गई, प्लस प्लस एक साथ हो गए, तो E1 + E2 बराबर कितना हो गया, K × 400, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया देख लो, अब E1 + E2 बटा E1 - E2 बराबर कितना हो गया, ये 25 नहीं 400/25, ठीक है ना। इसको आप 250, तो ये हो गया 8/5, ठीक है ना। इसको ये कर दो, 5E1 + 5E2 5 बराबर 8E1 - 8E2 हो गया ना। अब E1 E2 अलग कर दो, E1 3E1 =
8E2, 8×5 = 13, 13E2 हो जाएगा, है ना। ये 5 इधर आएगा तो 8E1 और 13E2, तो क्या हो गया E1/E2 बराबर कितना हो गया 13/3। ये आ गया उत्तर, यही उसका आंसर चाहिए, रेशियो चाहिए 13/3। अगला सवाल, ये क्या कर रहे हैं इन द फिगर 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक सेल है ई 1.5 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टर निकालना है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल, बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, ये जो सर्किट ओपन है, ये ओपन था, है ना, ओपन था तो ये इतना निकला, और दूसरे वाले में इतना रेजिस्टर लगा लिया तो ये हो गया इतना निकला, ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टर बताओ, तो R बराबर क्या होता है, देखो R बराबर कैपिटल R L1 माइनस L1/L2 -1, ये आपका फॉर्मूला है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें R दिया है 9.5 ओम, L1 दिया हुआ है बड़ा वाला कितना, ये 76.3/64.8 -1, ठीक है ना, ये हो गया। और 9.5 से गुणा कर दो तो ये जितना आ जाएगा इंटरनल रजिस्टर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू आई 1.69, ठीक है ना ये इसका इंटरनल रजिस्टर इतना है। अब अगला सवाल, अभी अगला सवाल देखिए। इस सवाल में देखो, ये कह रहे हैं ये मीटर ब्रिज यूज किया जा रहा है अननोन रेजिस्टेंस इस आर को नापने के लिए, ठीक है। यहाँ इन्होंने 15 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया ये ए इंड है, ए इंड से 43 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका टैपिंग पॉइंट मिल रहा, ठीक है ना। ये नल पॉइंट इनको इस पॉइंट यहाँ मिला, तो ये कितना हो जाएगा, ये 57 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो इस पॉइंट पे इंड है, इंड करेक्शन है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो इंड करेक्शन का मतलब जो है ये इक्विवेलेंट है, 43 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर हो गई, ठीक है ना। तो अब ये देखो कितना है, R/15 = R/15, तो R है 57 और ये 43 है, +2 कर दो, है ना। इंड करेक्शन जो होता है एक्चुअली क्या है कि इस पर भी कुछ रेजिस्टेंस कैसे आ गया, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस इस तार के कितनी लंबाई के इक्विवेलेंट है उसको इंड करेक्शन कहते हैं। इंड करेक्शन मीन्स, इंड करेक्शन क्या है, करेक्शन है कि रेजिस्टेंस ऑफ इंड, रेजिस्टेंस ऑफ इंड है ना, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वायर, ये रेजिस्टेंस वायर, यूज्ड। ये जो तार ए बी यूज हुआ है ना, तो इसके कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है वो रेजिस्टेंस, है ना। तो और रेजिस्टेंस जो होता है आर, वो कितना है KL होता है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से 2 सेंटीमीटर माने 2 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। तो ये क्या है 43 सेंटीमीटर के बराबर, 43 सेंटीमीटर जो तार है ये रेजिस्टेंस वायर, उसके जितना रेजिस्टेंस है प्लस 2 सेंटीमीटर और, तो ये हो गया। तो ये 57/43
45, तो R बराबर 57/45 गुणित 15, 15 तिया 45, ये 19 तिया 57, ये 19 ओम हो गया। ये आंसर कितना हो गया? R = 19 है। ये उत्तर है। अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए, ये पोटेंशियोमीटर का सवाल है। इसमें कह रहा है कि ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें 25 वोल्ट बैटरी लगी है, ये 30 ओम का ये रजिस्टर ये सीरीज में लगा है, और ये जो तार है पोटेंशियोमीटर का वो 10 मीटर लंबा है और 20 ओम का है, ठीक है ना। और इस पर जो टैली पॉइंट आता है 250 सेंटीमीटर पर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये देखो, अभी तो ये देखो कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है ना। तो ये 20 ओम है रजिस्टर और ये 30 ओम ये है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये जो सर्किट ऐसा है, 30 ओम, ये 20 ओम और ये 25 वोल्ट, ठीक है ना, 25 वोल्ट है। तो अब देखो ये करंट हो गई आधा एम्पियर, है ना, आई। तो इसके क्रॉस कितना चला गया? 15 वोल्ट चला गया। इसके क्रॉस कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया, ठीक है ना, आई यार। तो अब ये हो गया, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 10, ठीक है ना। ये 10 वोल्ट है। अब 10 वोल्ट जो है पूरे तार में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 250 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा? कितना वोल्टेज होगा? देखो के एल, यानी के एल कितना है? 10 मीटर है। के × 10 बराबर कितना है? 10 वोल्ट। तो के बराबर 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसलिए 2.5 मीटर इक्विवेलेंट टू 2.5 वोल्ट, है ना। तो ये इसका वोल्टेज कितना हो गया? 2.5 वोल्ट। तो बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया? तो बैटरी का ईएमएफ हो गया कितना? 2.5 वोल्ट। इसका मतलब 25/10 वोल्ट, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो गया? x/10, ये ई का मान 1/10 है, तो x बराबर हो गया 25। आंसर हो गया 25, ठीक है ना। आगे ये पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल। ये देखो, ये रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इतना है, मीटर ब्रिज एज शोन इन द फिगर। द बैलेंस पॉइंट L1 इज 40 सेंटीमीटर। L1 का ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक। नाउ अननोन रेजिस्टर X is added in series, connected with the series with P से जोड़ दिया। बैलेंसिंग पॉइंट बिकम 80, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ X इज, देखो ये Q है, अब ये 40 है तो ये 60 हो गया। देखो P/Q = 40/60। इसका मतलब P/40 = Q/60। ये एक बात है। अब ये कह रहा है इसमें ये आपने बढ़ा दिया, तो देखो P + X हो गया, ये रेजिस्टेंस X बढ़ गया, और अब ये 80 सेंटीमीटर पे पहुंच गया, बराबर Q/20। ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब ये 2 में 1 का डिवाइड कर दो, 2 में 1 से डिवाइड करते तो क्या मिला? देखो P + X / 80 गुणित 40/P
पी बराबर क्यू बटा 60 क्यू बाई 20 गुणित 60 बटा क्यू। क्यू से क्यू कटा 20 23 60, ये 3 हो गया, हुआ ना। तो ये 80 है, तो ये कटा, ये 2 हो गया, ठीक है ना। पी से पी कट गया, वह एक्स प्लस पी, तो इसका मतलब ये हुआ है एक्स बाई पी प्लस 1 बराबर, ये 2 को इधर भेज देते हैं, इक्वल टू 6, इक्वल टू 6। ये 1 भी है ना, ये p से डिवाइड किया है, तो x बाई पी प्लस 1 और 2 को भेज दिया, तो x बाई पी इक्वल टू 5, या x बराबर 5 गुणित p, और p की वैल्यू कितनी दिया है, p the new balancing point p। तो फिर ये x इक्वल टू 5p हो गया, ठीक है ना। p की वैल्यू जो दिया रहेगा तो उससे गुणा कर लेना। यहाँ पर p की वैल्यू इस चित्र में दिया हुआ है, देखो 4 ओम दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 20 ओम, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक है कलर कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है ना। ये क्या है कि कार्बन के रेजिस्टर होते हैं और एक कैस में, है ना, इसमें बंद कर दिया जाता है कैप्सूल में, ठीक है। और इनके ऊपर बैंड कलर बैंड इस पर लगा देते हैं, है ना, इस पर अंकित हो जाता है। और ये कलर बैंड जो होते हैं, कलर कोड जो होते हैं, इसके रेजिस्टेंस के, है ना, इसके रेजिस्टेंस का मान जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है, और इन कलर को एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ब्लैक को 0 दे दिया है, ब्राउन को 1 नंबर दिया हुआ, रेड को 2 नंबर दिया, ऑरेंज को 3 नंबर, येलो को 4 नंबर, ग्रीन को 5 नंबर, ब्लू को 6 नंबर, वायलेट 7 नंबर, ग्रे 8 और वाइट कितना है 9 नंबर, ये दे रखा, ठीक है ना। तो ये कलर कोड जो होता है, कलर कोड का एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। जो कार्बन के रजिस्टर होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जैसे ये चित्र है। इस चित्र के ऊपर देखो बैंड है, ABCD 4 बैंड है, इसको कहते हैं 4 बैंड कलर कोड, ठीक है ना। तो ये कलर कोड के लिए ये व्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये देखो ABC 3 पट्टी दिख रही है रंग की ना, और एक टी दिख रही है, 4 पट्टियां हैं रंगों की, और इन रंगों की मीनिंग है नंबर। देखो ब्लैक का 0, काले का 0, ब्राउन का 1, रेड का ये सब के नंबर हैं, देखो, ठीक है। तो अब ये जो है कलर कोड को से नंबर में कन्वर्ट करना है, ये जो कलर कोड है उसको नंबर में
कन्वर्ट करना है, बदलते हैं। देखो पहला है ब्राउन, ये क्या है, ये क्या है, ब्राउन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या चीज़ है, पहली बात ये समझ लें कि ये पहली पट्टी यानी ए क्या है, फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट डिजिट है ना, ये बताता है। ये बी क्या बता रहा है, सेकेंड डिजिट, क्या सेकेंड डिजिट ऑफ वैल्यू ऑफ रजिस्टर, ये क्या है, वैल्यू ऑफ रजिस्टर का, रजिस्टर की फर्स्ट डिजिट पहला अंक, बी दूसरा अंक है, ठीक है ना। ये दो अंक जो है रजिस्टर के वैल्यू बताते हैं। और ये तीसरा जो सी है, सी क्या होता है, 10 की पावर से, 10 की पावर से, पावर ऑफ 10 है ना, पावर्स ऑफ 10 कि 10 की कितनी घात हम बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये चौथा अंक डी क्या है, डी, ये दो चीज़ें, यदि गोल्ड रहे 5% की एरर है ना, ये एरर है ना, एरर क्या है, यदि गोल्ड है तो 5% की एरर, सिल्वर है तो 10% की एरर, ठीक। और 9 कलर हो, कोई कलर नहीं हो, छोड़ दिया ऐसे जैसे कि बॉडी है, तो ये 20%, ठीक है ना। कोई कलर ना दें जी पे तो 20% के एरर है, नहीं कलर देते हैं, दो ही कलर देंगे, गोल्ड देंगे और सिल्वर। गोल्ड होगा तो 5% और सिल्वर होगा तो 10%, ठीक है ना। अब इसका ये पढ़ते हैं, देखो ए बी, ए क्या है, ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू 1 है। दूसरी पट्टी है रेड की वैल्यू क्या है, 2, 12 हो गया। गुणित 10 की पावर, ग्रीन माने ग्रीन है 8, तो 10 की पावर 8 कर दो, ये क्या है, ओम, ठीक है। और डी क्या है, एरर, ये बोल रहा है 5% प्लस माइनस 5%, ये सवाल दिया। 12 गुणित 10 पर 8, ये आर की वैल्यू कितनी हो गई, 12 गुणित 10 पर 8, ठीक है ना, प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कलर कोड पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये अंतिम टॉपिक, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।